अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर मीर फ्रॉम इग्नाइटेड माइंड्स। तो कैसे हो आप? होप है कि आप अच्छे से होंगे। कल हमने पोर्टुगीज़ स्टार्ट किया था लेकिन हमारा पूरा नहीं हो सका क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो आज हम यही टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, पोर्टुगीज़ अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा कहाँ से हमने 2 गवर्नर्स इनके पढ़ लिए थे, अब हम तीसरा गवर्नर आज इनके पढ़ेंगे जिनका नाम था, आप कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखना शुरू कर दो। इनका नाम था नैनो डिचूना। ये गवर्नर थे, कहाँ से कहाँ तक थे? तो बेटा 1529 से लेके 1538 तक, इस दौरान ये गवर्नर रहे थे। इंडिया के किन की तरफ से? पोर्टुगीज़ की तरफ से इनके गवर्नर रहे थे हिंदुस्तान में। इसके मुतालिक आपको याद क्या रखना है? इसके मुतालिक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है? वो याद रखना है कि 1530 में, इम्पॉर्टेंट डेट है, सितार लगा रहा हूँ बेटा, 1530 में इसने क्या किया? 1530 में इनकी जो कैपिटल थी, पहले कोचिन थी, लेकिन इस बंदे ने कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम कोचिन टू गोवा। कहाँ? इसने कोचिन से कैपिटल शिफ्ट की टू गोवा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जब गवर्नर आए 1530 में, इन्होंने, इनकी पहली कैपिटल कोचिन थी, लेकिन इसने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम कोचिन टू गोवा, इसने शिफ्ट किया। फिर इसने, इसके मुतालिक हमें और क्या याद रखना है? 1535 डेट। इस डेट पे इसने क्या किया? इस डेट पे इसने दीव वॉज कैप्चर्ड। इस बंदे ने दीव को कैप्चर किया। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1535 दीव वॉज कैप्चर्ड। फिर उसके बाद आपको याद क्या रखना है? 1559, यहां पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 1559 दमन वॉज कैप्चर्ड। तो ये इनका लेखा जोखा था इन पोर्टुगीज का हिंदुस्तान में। तो मैं थोड़ा हट जाऊंगा, आप, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मेरे साथ लिखते रहेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है बेटा, इन्होंने कुछ क्रॉप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, कुछ चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस किए पोर्टुगीज़ ने हिंदुस्तान में, कुछ चीज़ें, कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए। क्वेश्चन में आ जाता है लाइक मेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे किया। फिर इसके बाद पाइन एप्पल, चिली, ये चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की। मेज इंट्रोड्यूस किया, पाइनएप्पल इंट्रोड्यूस किया, चिली इंट्रोड्यूस किया, एटसेट्रा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1556। ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब कभी कभार एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही चालाक होता है, आपको ये पता है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में, लेकिन कभी कभार स्टेट के बारे में क्वेश्चन आता है कि कहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो बेटा गोवा में इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या है? 61 ये डेट है, 1661। इस डेट पे जो पोर्टुगीज का किंग होता है हिंदुस्तान में, उसका नाम होता है हेनरी जॉन फोर्थ। आप याद रखोगे, हेनरी जॉन फोर्थ। इस डेट पे
पोर्तुगीज का जो किंग होता है हिंदुस्तान में वो होता है हेनरी जॉन फोर्थ, हेनरी जॉन फोर्थ। अब क्या होता है जब हेनरी जॉन इस जमाने इस टाइम पे किंग होता है, लेकिन जो इंग्लिश का इसी टाइम पे किंग होता है वो होता है चार्ल्स सेकंड। मैं फिर से कह रहा हूं 1661 में हेनरी जॉन फोर्थ जो होता है ये पोर्तुगीज का किंग होता है इंडिया में, और इसी जमाने में क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे तो इनका जो किंग था यहाँ पे वो था चार्ल्स सेकंड। क्या ये जो बंदा था, हेनरी जॉन चाहते थे बम्बई पे कब्जा करना, क्या चाहते थे बम्बई पे कब्जा करना, लेकिन बम्बई पे तो ये सेटलमेंट इनकी सेटलमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने इनकी बहन से शादी कर ली। मैं फिर से कह रहा हूँ हेनरी जॉन ने इसकी चार्ल्स सेकंड की बहन से शादी कर ली। जब शादी कर ली क्या हुआ, ये इसका जीजा ये इसका साला, जीजा और साले के बीच में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो इस चार्ल्स सेकंड ने बम्बई वाज गिवन एज ए डाउरी टू हेनरी जॉन। मैं फिर से कह रहा हूं इसने बम्बई को डाउरी दिया एज ए जॉन फोर्थ को, यानी कि दहेज में बम्बई को दिया। मैं फिर से कह रहा हूं चार्ल्स सेकंड ने हेनरी जॉन को बम्बई एज ए डाउरी दिया, दहेज में दे दिया। तब बम्बई कहते थे, आज मुंबई कहते हैं, वो अलग बात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। पोर्तुगीज का यहीं तक इख्तिताम, इन्होंने जो किया, जो हिंदुस्तान में इन्होंने किया, मैंने आपको सब बता दी। इसके आगे ना किताबों में कुछ लिखा है, ना आपके एग्जाम में कभी पूछा जाएगा इनके मुतालिक, पोर्तुगीज के मुतालिक। अब जो दूसरे लोग यहाँ पे आए थे इंडिया में वो थे डच। वो थे डच। अब क्वेश्चन है ये जो सर डच थे ये कहां से थे, डच लोग किस कंट्री से थे, तो बेटा नीदरलैंड से थी। नीदरलैंड से जो लोग थे इनको हम डच कहते हैं। दूसरा हम जो पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे उनका नाम है डच। अब डच जो लोग थे ये क्या थे, ये नीदरलैंड से थे। ये नीदरलैंड से थे, तो नीदरलैंड से भी कुछ लोग आए थे इंडिया में जिनको हम कहते हैं डच। अब ये कब आए थे, ये आए थे 1602 में। डच कंपनी जो थी वो इंडिया में उन्होंने लैंड किया, इंडिया में ये पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो पहली सेटलमेंट थी, डच लोगों की जो पहली सेटलमेंट थी हिंदुस्तान में, वो कहां पे थी, तो बेटा वो थी फर्स्ट सेटलमेंट। फर्स्ट सेटलमेंट कहां पे थी इनकी, तो पहली सेटलमेंट थी इनकी पुलिकट में। डच की पहली सेटलमेंट इंडिया में कहां थी, तो पुलिकट में थी। अब पुलिकट कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, एपी अरुणाचल नहीं बेटा, आंध्र प्रदेश में इनकी पहली जो सेटलमेंट थी वो इनकी पहली यहीं पे थी। कहां पे थी, पुलिकट में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहां पे थी, फर्स्ट फैक्ट्री। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी मुशालीपट्टनम में। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी मुशालीपट्टनम में। अब मुशालीपट्टनम कहाँ है, मुशालीपट्टनम भी बेटा आंध्र प्रदेश में ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ पहली सेटलमेंट इनकी पुलिकट में थी, और ये मैं फिर से कह रहा हूँ 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री जो थी वो मुशालीपट्टनम में थी। अब मुशालीपट्टनम कहाँ पे है, तो मुशालीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद यहां मैं लिख लेता हूं
अब क्वेश्चन आ जाता है, बेटा यहाँ से थोड़ा ध्यान आप रख लीजिए, ये पहली कंपनी थी, जितनी भी कंपनीज हिंदुस्तान में आई, जितने भी लोग हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए आए, उनमें ये पहली कंपनी थी जो बेस थी आईपीओ कंसेप्ट। तो मैं लिख लूंगा बेस्ड ऑन आईपीओ कंसेप्ट। अब आईपीओ कंसेप्ट क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पहली कंपनी थी जो आईपीओ बेस्ड थी, यानी कि आईपीओ पे कंसेप्ट थी। आईपीओ ये कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस पे ये कंपनी थी। ये क्या होता है? जब डच लोग हिंदुस्तान आए, इनके पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे, इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को बोला कि आप पैसे दे दीजिए और कंपनी के मालिक बना, हम आपको कंपनी के मालिक बना देंगे। तो सीधी सी बात है ना कि इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से ही पैसे लिए और यहाँ पे कंपनीज बनाए गए। इसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इनका जो परमानेंट सेटलमेंट था, मैं पहले सेटलमेंट की, फर्स्ट सेटलमेंट वाज पुलिकट, इनका जो परमानेंट सेटलमेंट था, तो परमानेंट सेटलमेंट जो था इनका, वो था बेटा इंडोनेशिया। इनका जो परमानेंट सेटलमेंट था वो था इंडोनेशिया में। पहला सेटलमेंट पुलिकट आंध्र प्रदेश, परमानेंट सेटलमेंट इंडोनेशिया, ये एक अलग कंट्री हमारे साउथ साइड से आती है। तो इंडोनेशिया में इनका पहला परमानेंट सेटलमेंट था। अब एक इंपॉर्टेंट डेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है 1775। 1775 ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इस डेट पे क्योंकि इंग्लिश जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे वो यहाँ पे आ चुके थे। तो 1775 में इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने इन डच को यहाँ से निकाल दिया। मीन्स ब्रिटिश एक्सपेल्ड डच फ्रॉम द इंडिया एंड दे रिमेन्ड इन इंडोनेशिया ओनली। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1775 में क्या ब्रिटिश लोगों ने डच को हिंदुस्तान से निकाल दिया और ये सिर्फ परमानेंट कहाँ पे रह गए? इंडोनेशिया में रह गए। तो ये सारा कुछ जो है ये डच के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। डच के मुतालिक हमें इतना ही पढ़ना है, ना कहीं से इसके बाहर क्वेश्चन आया है ना अभी तक आया है। आप अगर आपको ज़्यादा है तो आप पुराने जो पेपर्स है वो उठा सकते हैं, वो देख सकते हैं। अगर डच में से कहीं क्वेश्चन आया तो वो इसी में से क्वेश्चन आए, इसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा डच में से। तो ये डच जो थी, हमने पोर्टुगीज भी कंप्लीट किए, हमने डच भी कंप्लीट किया। अब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपनी थी यहाँ पे। इंग्लिश। तो तीसरी जो कंपनी थी वो यहाँ पे इंग्लिश थी जो आई थी हिंदुस्तान में, जिसको मैं कह सकता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पहली बात नाम पे आते हैं, ईस्ट क्यों कहते थे बेटा? अगर हम ब्रिटेन से और देखेंगे ना, ब्रिटेन में हम रहते हैं, फिर हम हिंदुस्तान की ओर देखेंगे तो इंडिया जो हमारे ईस्ट में आता है, दैट इज वाई इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं और कुछ नहीं है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बनाई कब गई थी? फॉर्मड। ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1599। मैं फिर से कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई कब गई थी? तो 1599 में ये बनाई गई थी। लेकिन इस कंपनी को रॉयल चार्टर कब मिला है?
इनको रॉयल चार्टर कब मिला? रॉयल चार्टर की बात है कि इनको परमिशन कब मिला कि आप हिंदुस्तान जा सकते हो? 1599 में बनाई गई थी, लेकिन इससे परमिशन कब मिला कि आप हिंदुस्तान जा सकते हो और किसने दिया? इसको जो चार्टर मिला, रॉयल चार्टर, वो मिला था इसको 1600 में। इस डेट पे इन लोगों को रॉयल चार्टर मिला। अब दिया किसने? दिया वही उसी ने होगा जो क्वीन थी उस टाइम, और उस टाइम जो क्वीन थी वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन थी पहली, जिन्होंने इन्हें इजाजत दी कि आप हिंदुस्तान जा सकते हो। अब क्वेश्चन आ सकता है, जब ये कंपनी बनाई गई, मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये कंपनी बनाई गई 1599 में, उस टाइम पे हिंदुस्तान का रूलर कौन था? रूलर वाज अकबर। कौन था? अकबर। जब ये बनाई गई तब रूलर था अकबर। अब हिंदुस्तान ये पहुंचती कब? 1600 में बेटा इजाजत मिली क्वीन की तरफ से, एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से, लेकिन हिंदुस्तान पहुंची कब? हिंदुस्तान ये 1608 को पहुंची। अब पहुंची कहां पे? पहुंची सूरत में। सूरत वाज इन गुजरात। तो अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूं तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं लग रहा कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ या स्लो ज़्यादा बोल रहा हूँ या रिपीटेड चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो 1608 में ये सूरत में पहुँचे। अब सूरत कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है। लेकिन याद रखना, ये सूरत में जब पहुँचे तो ये एक ट्रेडिंग शिप से आए थे। ये एक ट्रेडिंग शिप से आए थे। ये एक ट्रेडिंग शिप से आए थे। अब इस ट्रेडिंग शिप का नाम क्या था? क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इस ट्रेडिंग शिप का जो नाम था वो था हेक्टर। ट्रेडिंग शिप का जो नाम था वो था हेक्टर। और इस हेक्टर का जो कैप्टन था, इसका जो कैप्टन था यहां मैं लिख लेता हूं, वो था विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस इस जो था शिप का जो कैप्टन था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिन ही वो पहला बंदा है जो इस कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान आया था। अब क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि विलियम हॉकिन ही क्यों भेजा गया? पहले ये इसलिए भेजा गया क्योंकि इस बंदे को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। जब इसको लैंग्वेजेस आती थी तो लैंग्वेज के बुनियाद पे ही इसको पहले यहाँ पे भेजा गया। तो मैं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा दूंगा। कहां पे पहुंचे? सूरत में। अब क्वेश्चन आता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहुंची, 1608 में ये पहुंची, तब हिंदुस्तान का किंग कौन था? तो तब बेटा था जहांगीर। तब कौन था? तब था जहांगीर। जब बनाई गई 1599 में तब अकबर था, जब यहाँ पे पहुंची तब था जहांगीर। अब आपको याद क्या रखना है? अब याद रखना है कि क्या होता है कि ये जो विलियम हॉकिंस थे, विलियम हॉकिंस कहाँ पे जाते हैं? जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं। कहते हैं जहांगीर साहब हमें आप परमिशन दीजिए, हमें आप परमिशन दीजिए कि हम सूरत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट, ये जो विलियम हॉकिंस है ये कंप्लीट फेल होते हैं। इसकी तरफ से बिल्कुल भी जहांगीर इसे कोई भी परमिशन नहीं देता है सूरत में फैक्ट्री ओपन करने के लिए। तो ये जो विलियम हॉकिंस थे, विलियम हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने एक टाइटल दिया था। जहांगीर ने एक टाइटल दिया था, वो टाइटल था इंग्लिश खान। क्या टाइटल था? इंग्लिश खान। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको जो विलियम हॉकिंस या इंग्लिश खान था ये कामयाब नहीं हुआ परमिशन लेने से। किससे? जहांगीर से, कि ये बिल्कुल नाकाम हुआ। इसकी तरफ से कोई भी परमिशन नहीं आया कि आप सूरत में फैक्ट्री ओपन कर सकते हो।
फिर उसके बाद यहां मैं लिख लेता हूं 1612 में 1612 में एक लड़ाई होती है जिसे हम बैटल ऑफ सवाली कहते हैं। ये बैटल ऑफ सवाली क्या होती है? बैटल ऑफ सवाली किन के दरमियान होती है? ये इंग्लिशों के दरमियान और पोर्टुगीज के दरमियान होती है। ये इंग्लिश और डच के दरमियान होती है और डच को ये हरा देते हैं। सूरत के लिए लड़ाई होती है और जब इसको हरा देते हैं तो फिर इसके बाद 1613 में मैं फिर से कह रहा हूं, डच और इंग्लिश के दरमियान एक लड़ाई होती है और इंग्लिश डच लोगों को हरा देते हैं। तो 1613 में क्या होता है? 1613 में कैप्टन मिडल्टन 1613 में कैप्टन मिडल्टन आते हैं। कैप्टन मिडल्टन एक और बंदा जो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और जब ये जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं तो जहांगीर से कहते हैं कि हमें क्या इजाज़त दीजिए, जिसे हम फरमान कहते हैं, हमें आप परमिशन दीजिए, हम सूरत में क्या कर सकते हैं? हम सूरत में फैक्ट्री ओपन करना चाहते थे। तो क्या क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम हॉकिंस ने पहला फरमान लिया था जहांगीर से या मिडल्टन ने लिया था? तो बेटा मिडल्टन ने लिया था। किसने लिया था? मिडल्टन। लेकिन याद ये भी रख सकते हो, मिडल्टन ने जो फरमान लिया था जहांगीर से, परमिशन ली थी जहांगीर से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो था थॉमस राव का। ये एक इंजीनियर थे, थॉमस राव। तो कामयाब कौन हुआ? कैप्टन मिडल्टन ही वो बंदा था जिसने जहांगीर से परमिशन लिया और सूरत में पहली फैक्ट्री ओपन की। आप ले लीजिए, मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अगर अब इससे पूछा जाए कि इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी, तो वो थी सूरत में। और कब थी? 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री बनाई गई थी अंग्रेज़ों की। कहाँ? ब्रिटिश की। कहाँ पे? सूरत में। लेकिन इन्होंने 3 कंपनीज बनाई। देखो बेटा कितने चालाक थे, इन्होंने 3 कंपनीज बना ली। देखो कैसे। एक तो उन्होंने वेस्ट में बनाई। वेस्ट में कहाँ पे बनाई? सूरत में बनाई। ये कब बनाई? 1613 में। फिर उन्होंने साउथ में एक और बनाई। साउथ में कहाँ बनाई? मुशालीपट्टनम। मुशालीपट्टनम में। ये कब बनाई इन्होंने? ये बनाई 1616 में। फिर उन्होंने एक और बनाई ईस्ट में। ईस्ट में उन्होंने कहां पे बनाई? ईस्ट में उन्होंने बनाई हरिहरपुरा। हरिहरपुरा में भी एक और कंपनी बनाई। ये कब बनाई इन्होंने? 1633 में। और ये हरिहरपुरा कहां पे है? ये है उड़ीसा में। वेस्ट में पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में 1613, साउथ में पहली फैक्ट्री बनाई मुशालीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1616, ईस्ट में एक और बनाई हरिहरपुरा उड़ीसा में 1633। तो एक तरह से मैं आप कह सकता हूं कि जो कब्जा कर लिया था इन लोगों ने हिंदुस्तान पे, तीनों तरफ से हिंदुस्तान को घेर लिया था। तो तीनों साइड से इनकी कंपनीज घेर ली थी। फिर उसके बाद आपको याद रखना है इनका जो पहला फोर्ट आया वो आया था 1639 में। अब 1639 में इनका जो पहला फोर्ट था वो कहां पे था? वो था मद्रास में।
मैं फिर से कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों का, इंग्लिशों का पहला फोर्ट 1639 मद्रास में आया, और ये मद्रास में इस फोर्ट का नाम क्या था? तो इस फोर्ट का नाम जो था वो था एसटी जॉर्ज। एसटी जॉर्ज इस फोर्ट का नाम था। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें फैक्चुअल है बेटा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन्हें लिख लेंगे और मुझे उम्मीद है कि याद भी, रिवाइज भी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर उसके बाद 1651 1651 में इन्होंने क्या किया बेटा? 1651 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो शुरुआत की बंगाल में, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, फर्स्ट फैक्ट्री पहली फैक्ट्री जो थी इनकी बंगाल में इन्होंने 1651 में बनाई। ये रिवर हुगली पे उन्होंने बनाई थी। और किसने बनाई? ये किसने बनाई? रिवर हुगली पे पहली फैक्ट्री बंगाल में बनाई। और किसने बनाई? देखो, जब कोई रिवर होता है, रिवर को जब हमें पार करना होता है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के नाम से ब्रिजमैन था। ब्रिजमैन वो बंदा था जिसने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? 1651 में। कहाँ पे बनाई? बंगाल में। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, 1667। देखो बेटा, पहला फरमान जहांगीर ने 1613 में दिया। दूसरा फरमान इन्होंने क्या दिया कि आप सूरत में फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, सूरत में फैक्ट्री ओपन कर सकते हो। पहला फरमान जहांगीर की तरफ से 1613 में आया था। लेकिन 1667 में क्या औरंगजेब ने भी एक फरमान दिया। इस वक्त रूल कर रहा था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने भी 1667 में एक फरमान दिया। इस फरमान के मुताबिक क्या उन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो? आप बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड इन बंगाल आल्सो। आप बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो। ये 6067 औरंगजेब ने जो फरमान दिया था, इजाज़त जिसे हम कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इजाज़त 6067 में दी थी। कब? 6067 में औरंगजेब ने दी, आप बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अब बता रहा हूं। 1717 में एक और बंदा आया जिसका नाम था जॉन सुरमन। ये क्या था? ये एक अंग्रेज की तरफ से एक बंदा आया जो मुगल एम्परर फारुखसियार के कोर्ट में आया। फारुखसियार, जॉन सरमन फारुखसियार के कोर्ट में आए। जब फारुखसियार के ये कोर्ट में आए, इन्होंने फारुखसियार से क्या कहा कि फारुखसियार से कहा कि आप हमें क्या परमिशन दीजिए। किस चीज़ की परमिशन? पहला परमिशन, आप सूरत में ओपन कर सकते हो फैक्ट्री। दूसरा परमिशन, आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, जो 6067 में औरंगजेब ने दिया। लेकिन तीसरा फरमान सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले फरमान में भी टैक्स लेते थे जब जहांगीर ने दिया, दूसरे में जब औरंगजेब ने दिया तब टैक्स लेते थे। लेकिन जब इस बंदे ने दिया, इस शहजादे ने दिया 1717 में, फारुखसियार ने दिया जॉन सरमन को, इसमें क्या कहा? इसमें आपने कर सकता, आप ट्रेड तो कर ही रहे हो लेकिन विदाउट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट, आप ट्रेड हिंदुस्तान में कर सकते हो, विदाउट टैक्स आप ट्रेड कीजिए। इस विदाउट टैक्स को ही, इस फरमान को ही कहते हैं आज मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ
मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 फरमान आए थे। मुगल के जो एम्परर थे, किंग थे यहाँ पे, जब यहाँ पे अंग्रेज आए, 3 फरमान इन लोगों ने दिए। पहले 1613 में दिया, जब किसने दिया? जहांगीर ने दिया। जब जहांगीर ने दिया कि क्या आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप सूरत में फैक्ट्री ओपन कर सकते हो। फैक्ट्री सूरत, सिर्फ सूरत में आप ओपन कर सकते हो। इसका मामला खत्म। फिर 1667 में, 1677 में और एक महाशय आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब क्या कहते हैं? 1617 में ये भी एक और फरमान देते हैं, ये भी एक परमिशन देते हैं। क्या देते हैं? कि आप क्या कर सकते हैं, आप बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो तीसरा फरमान सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले कहा, 1717 में फरमान आया फारूक सियार। लेकिन किसने लिया फारूक सियार से? जॉन सरमन बंदा था, इसने लिया। इस फरमान में क्या कहा था कि फारूक सियार ने कहा कि आप ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन सर आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप काम कीजिए, आप विदाउट टैक्स कीजिए, आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं, इसी टैक्स ना भरने को, इसी फरमान को हम कहते हैं, थर्ड फरमान को, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। तो मैं टाइम देख लेता हूँ, बिल्कुल टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।